हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि आज संडे है और आज के दिन एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग न्यूज को कवर करते हैं। एंड सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना और ये चेक कर लीजिए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है, अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी हिट कीजिएगा। इसी नाम से टेलीग्राम का भी एक चैनल है जिसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पर रेगुलर डेली बेसिस पर आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी करवाई जाती है। एंड आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके। एंड चलिए अब समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। ईट आउट टू हेल्प आउट, ये जो स्कीम है ये पूछा जा रहा है किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है। ईट आउट टू हेल्प आउट, जल्दी से बताइए अगर आपको पता है तो देखिए गाइज ये स्कीम जो है वो तीनों मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं की गई है क्योंकि इंडिया की ये स्कीम नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नन ऑफ दी अबव होगा। इस स्कीम को शुरू किया है यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट के द्वारा। यूके ने इस स्कीम को जो है वो शुरू किया है। किस पर्पस के लिए? हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को सपोर्ट करने के पर्पस के लिए। क्योंकि अभी देखिए कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बाद जो है वो अनलॉक की प्रोसेस हम लोग को देखने को मिल रही है। अब दोबारा से जो बिजनेसेस जो है वो दोबारा से शुरू हो रहे हैं। बट रेस्टोरेंट बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लोग बाग ज्यादा विजिट नहीं कर रहे हैं कोरोना वायरस के डर के कारण। तो रेस्टोरेंट बिजनेस को एक बूस्ट देने के लिए और दोबारा से डाइनिंग जो है वो रेस्टोरेंट बिजनेस में शुरू हो जाए, तो इसको इनकरेज करने के पर्पस के लिए ये स्कीम जो है वो यूके गवर्नमेंट ने लॉन्च करी। गवर्नमेंट क्या कर रही है? खाने पर सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है। जो फूड और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं सिर्फ उस पर सब्सिडी दी जा रही है। रेस्टोरेंट के अंदर 50% तक की सब्सिडी यहां पर दी जाएगी, यानी कि बिल पर 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। मंडे टू वेनेसडे जो है वो हर हफ्ते ये डिस्काउंट चलेगा पूरे अगस्त भर में यूनाइटेड किंगडम के अंदर सभी रेस्टोरेंट में। और यहां पर डिस्काउंट पर कैपिंग भी की गई है, वो 10 पाउंड पर हेड के हिसाब से कैपिंग की गई है, यानी कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो ले सकते हो वो आपको 10 पाउंड ही मिलेगा। और हर बिल में 50% डिस्काउंट मिलना तय है, बट मैक्सिमम जो डिस्काउंट होगा वो 10 पाउंड ही होगा। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। और टेक अवेज में या फिर इवेंट केटरिंग वगैरह में जो है ये अप्लाई नहीं होगा ये वाला डिस्काउंट। यानी कि डिलीवरी अगर आप करवाते हो अपने घर पर खाना तो उस पर ये सब चीजें जो है वो नहीं मिलेगी, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट किस पे दिया जा रहा है? डाइनिंग पे। क्योंकि डाइनिंग को प्रमोट करना है कि लोग जो है वो रेस्टोरेंट में जाकर बैठे हैं, वहां पर जाकर खाना खाएं। और कोई भी मिनिमम स्पेंडिंग यहाँ पर नहीं बताई गई है, कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि आप जितना चाहे उतना खर्चा कर सकते हैं रेस्टोरेंट में बैठ के और जितनी बार चाहें उतनी बार, यानी कि सुबह दोपहर शाम जब आपका मन करे तो आप रेस्टोरेंट पे जाकर इस ऑफर को जो है वो अवेल कर सकते हैं। यानी कि यूके के सिटीजन, अपन नहीं, यूके की ये स्कीम है। इसकी आलोचनाएं भी सामने आई है। आलोचना ये आई है कि एक तो सबसे पहली बात तो ये बहुत ही जल्दी इन्होंने ओपन कर दी है, क्योंकि अभी पूरी तरह से कोरोना वायरस का जो खतरा है वो खत्म नहीं हुआ है और उन्होंने इस प्रकार की चीज जो है वो दोबारा से शुरू कर दी। और आपको पता है कि अभी भी संक्रमण के चांसेस काफी ज्यादा हैं, राइट? तो ये एक आलोचना इसकी सामने देखने को मिली। दूसरी आलोचना जो है ये है कि ये स्कीम हालांकि बेनिफिट तो सबको करेगी बिना किसी मतलब इनकम परस्पेक्टिव से, यानी कि किसकी इनकम हाई है किसकी इनकम पुअर है वो मैटर नहीं करेगा, तो ये सभी को बेनिफिट करेगी। तो इससे आलोचना क्या हो रही है? आलोचना ये हो रही है कि हायर इनकम वाले जो लोग हैं, यानी कि जो रिच पर्सन हैं, तो वो तो एक ना एक समय पर रेस्टोरेंट तो जाएंगे ही जाएंगे और आज भी जाते ही हैं वो रेस्टोरेंट वगैरह में। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने पूरा सेफ्टी मेजर्स लेकर वो जाते हैं वहां पर रेस्टोरेंट में, राइट? बट जो जैसे कि पुअर पीपल हैं वो यहाँ पर नहीं आ रहे, तो अट्रैक्ट जो है वो पुअर पीपल को करना चाहिए था रादर देन हायर इनकम वाले लोगों को की जगह। तो इस प्रकार का यहाँ पर क्रिटिसिज्म सामने आया देखने को मिला। तो इतनी बस बेसिक चीज जो है वो आपको इस स्कीम से रिलेटेड पता होनी चाहिए। ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम जो कि यूके की हम लोग को देखने को मिली है। क्लियर है यहाँ तक पूरी बातें? आगे की चर्चा करें। फ्लोरोसिस की यहाँ पर बात हो रही है। फ्लोरोसिस, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए कि इसका क्या आंसर होगा फ्लोरोसिस का। अच्छा एक काम कीजिएगा, जो भी आपको क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं आप पेपर पर जो है वो राइट और रॉन्ग जो है वो करते जाइएगा, फिर एंड में आप अपना स्कोर जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा कि टोटल कितने क्वेश्चंस में से आपके कितने करेक्ट हुए हैं, राइट? तो ऐसा स्कोर आप डाल दीजिएगा। तो फ्लोरोसिस क्या है? फ्लोरोसिस एक डिजीज है, क्रिपलिंग डिजीज। क्रिपलिंग डिजीज यानी कि इस डिजीज के कारण डिसेबिलिटी तक हो सकती है, इतनी घातक ये डिजीज है फ्लोरोसिस। और इसमें क्या होता है, ये जब हार्ड और सॉफ्ट टिश्यू जो है हमारी बॉडी पे, जब वहां पर फ्लोराइड्स जो हैं जब वो जम जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसके कारण ये बीमारी होती है, डिजीज होती है। और ये कब होती है? जब पानी के अंदर या फूड प्रोडक्ट में या इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स के कारण लंबे समय तक फ्लोराइड जो है वो बॉडी में आता रहे, यानी कि फ्लोराइड जो है वो कंटिन्यूअसली बॉडी में भारी मात्रा में जो है वो रेगुलरली आता जाए। यानी कि जैसे पानी अगर आप पी रहे हो और उस पानी के अंदर फ्लोराइड जो है वो बहुत ज्यादा है और आप कंटिन्यूअसली काफी लंबे समय तक पी रहे हो, तो जो भी ऐसा करेगा तो उसको ये फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है आगे चल के, राइट? लंबे समय तक अगर पानी में, खाने में या इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स के कारण जो है वो फ्लोराइड अगर बॉडी के अंदर आता है तो सामने वाले व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो सकती है, फ्लोरोसिस। ठीक है?
और WHO के अकॉर्डिंग जो फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन जो होना चाहिए पीने के पानी में वो 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से कम जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये WHO ने कहा है और ये गलत है। ये कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा आंसर होना चाहिए था। ठीक है, इसमें जो नॉट है तो ये काट दो आप। तो ये जो है वो इस मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट बी लेस नहीं, नॉट बी मोर देन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर तक सेफ है। उससे अगर ऊपर होता है तो फ्लोरोसिस जो है वो हो सकता है। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, उनकी रिकमेंडेशन है। तो इसकी एक जानकारी आपको होनी चाहिए। इसका जो करेक्ट है वो 1 और 2 है, 3 जो है वो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए था क्योंकि साइंटिस्ट जो है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इन्होंने डेवलप किया था एक इक्विपमेंट फ्री फ्लोराइड आयन डिटेक्शन टूल। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि एक घर में ही, हाउस होल्ड में ही एक इंसान जो है वो फ्लोराइड का टेस्ट कर सकता है कि उसके घर के पानी में, जो पीने के पानी वो पी रहे हैं, घर के पानी में जो है वो फ्लोराइड है कि नहीं है, कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में जो है वो उनके घर में फ्लोराइड है। तो ऐसी जो है वो इसकी टेस्टिंग की जा सकती है। तो इसको ऐसा जो इक्विपमेंट जो है ये तैयार जो है वो किया है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। और बाकायदा जो है वो इसको नॉन एक्सपर्ट जो है वो अपने घर पर ऑपरेट कर सकते हैं, ये पता लगाने के लिए कि फ्लोराइड का कंटेंट जो है वो उनके जो पानी है उसमें कितना है, और फिर उसके तहत जो है वो फ्लोराइड के कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ये इसी चीज को लेकर जो है ये टॉपिक अभी न्यूज में हम लोग को देखने को मिला था। तो फ्लोराइड ऐसे क्वेश्चंस अक्सर सिविल सर्विसेज में उठाए जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये अलग से एमसीक्यू फॉर्मेट में वाला टॉपिक जो है वो दिया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ये क्या है? तो ये एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च एंड इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट प्लाज्मा फिजिक एक्सपेरिमेंट बताया जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा। और ये एक एक्सपेरिमेंटल टोकामाक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है जो कि एट प्रेजेंट फ्रांस में बनाया जा रहा है। याद रखना, फ्रांस में ये न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। और गोल जो होगा इस न्यूक्लियर रिएक्टर का वो क्या होगा कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी फ्यूजन एनर्जी की पीसफुल पर्पस के लिए उपयोग में ली जाए। इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार का रिएक्शन जो है, फ्यूजन रिएक्शन इस प्रकार का होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो बिना किसी कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट किए, बिना किसी पॉल्यूटेंट को एमिट किए। तो पावर जनरेशन के ऊपर ये पूरा काम चल रहा है और काफी सालों से ये काम चल रहा है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1, 2 एंड 3 है। बट अभी आपको मुझे पता है कि काफी कुछ चीजें ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो टॉपिक्स होते हैं उसमें अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती, तो बहुत अच्छे से अभी क्लियर करते हैं पूरे टॉपिक को, ये एक्जैक्टली है क्या, जिससे कि हर एक चीज आपके माइंड में जो है वो बिल्कुल सटीक बैठ जाए। इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ठीक है। अभी तक आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि ये कोई डिवाइस की यहाँ पर बात हो रही है, राइट, जो कि पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा आगे चल के, जिस पर काम चल रहा है। कहां पर काम चल रहा है? फ्रांस के अंदर। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखो, ठीक है। ये फ्रांस में जो है वो बनाई जा रही है। ये कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। 1985 में इसको लॉन्च किया गया था, फ्रांस के अंदर ये है। कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी ये जनरेट करेगी, यानी कि ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी जिसमें पॉल्यूटेंट्स नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होगा, और मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी जो है, पावर जो है ये जनरेट करेगी, जिससे कि एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। और देखो, टोकामाक जो है, इसके अंदर हम लोग को क्या देखने को मिलता है? ये टोकामाक है, ठीक है। इसी में ही ये रिएक्टर जो है वो तैयार किया गया है। ये टोकामाक आपको दिखाई दे रहा है। टोकामाक की अगर बात करें तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एटम्स के फ्यूजन से। आपने 6th क्लास 7th क्लास की एनसीईआरटी में एटम्स के बारे में पढ़ा होगा, राइट। और 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी में आपने ये फ्यूजन और फिजन के बारे में जो है वो डिस्कस देखा होगा, पढ़ा होगा क्लास में, जो है वो टीचर से समझा होगा, राइट। अगर नहीं गया तो ये बेसिक चीजें हैं जो एनसीईआरटी की, जो कि आपको पढ़नी है, राइट। फ्यूजन हो गया, फिजन हो गया, ये क्या होते हैं, तो इसके बारे में एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, इसके अंदर एटम्स का फ्यूजन होगा, और ये इसकी वॉल्स जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें एक प्रकार की हीट जो है वो जनरेट होगी। इसलिए ये वाला डायग्राम आप देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर आप देख रहे हो राउंड टाइप का है, इसमें एक हीट जनरेट होगी, राइट। इसके जो हीट जो होगी वो इसके वेसल के वॉल्स में जो है वो जनरेट होगी, ठीक है। और फ्यूजन पावर प्लांट जो है, ये पूरा का पूरा फ्यूजन की पूरी प्रोसेस हो रही है, तो ये क्या करेगा, इस हीट की मदद से स्टीम जो है वो जनरेट करेगा, और फिर इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट कर देगा टर्बाइंस और जनरेटर्स की मदद से। तो ये सिंपल सी चीज आपको याद होनी चाहिए कि एटम्स का फ्यूजन इसके अंदर होगा, जो कि हीट जनरेट करेगा, हीट से स्टीम होगी, ये स्टीम से जो है वो टर्बाइंस और जनरेटर्स की मदद से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो ये एक कार्बन फ्री सोर्स से एनर्जी जनरेट करने का पूरा एक प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये प्रोजेक्ट की फंडिंग किसके द्वारा की जा रही है? तो 7 मेंबर जो कि इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है मिलकर, यूरोपियन यूनियन। अब देखो, यूरोपियन यूनियन जो है वो अब एक लौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसकी 28 कंट्रीज थी, आज की डेट में 27 कंट्री है, ब्रेक्सिट हो गया है कि नहीं। तो यूरोपियन यूनियन में कितनी हो गई? 27 कंट्री हो गई, 27।
उसके बाद फिर इंडिया, जापान, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये 7 मेंबर एंटिटीज हैं। अब देखो मेंबर कंट्री इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि यूरोपियन यूनियन हम लोग को देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है। तो इसमें 7 कंट्री नहीं है, 7 एंटिटीज। तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके द्वारा इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है और फंडिंग जो है वो इसको दी जा रही है। तो इंडिया के अंदर लार्सन एंड टर्बो, ये कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, इंडिया की कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है। तो गुजरात और गुजरात हजीरा में ये हम लोग को देखने को मिलती है। तो क्रायोस्टैट, क्रायोस्टैट ये है, ये देखो आप, दुनिया का सबसे बड़ा क्रायोस्टैट ये इंडिया ने प्रोड्यूस किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो आप समझ सकते हो कि ये प्रोजेक्ट जो है वो एग्जामिनेशन के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पिछले साल की न्यूज है, राइट, और 2020 और 2021 एग्जामिनेशन में दोनों में के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो है वो काफी लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और इंडिया ने और भी काफी सारी कंट्रीज ने काफी कुछ जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए दिया है। और इंडिया की हम लोग बात करेंगे स्पेशली, क्योंकि इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्रायोस्टैट ये मैन्युफैक्चर किया इंडिया ने, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, क्रायोस्टैट, और दुनिया का सबसे बड़ा है ये, ठीक है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और कुछ और चीजें जो इंडिया ने प्रोवाइड कराई हुई हैं, तो जैसे कि एक्सटर्नल हीटिंग सिस्टम जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए, और वैक्यूम वेसल जो है, इनवॉल्व शील्ड जो ये वॉल्स की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए वैक्यूम जो है ये प्रोवाइड किया, वैक्यूम वेसल वगैरह, राइट। इसके अलावा यूनिक कूलिंग वाटर सिस्टम भी प्रोवाइड किया हुआ है कूलिंग पर्पस के लिए। पावर सप्लाई सिस्टम जो है वो किया है कि इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होगी तो वो सप्लाई होगी, तो उसका एक सिस्टम जो है वो बना कर दिया है, राइट। डायग्नोस्टिक सिस्टम, सब सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया है। तो ये पूरी की पूरी चीजें जो है वो इंडिया ने बनाकर जो है वो यहाँ पर दी है, यानी कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है वो ये सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्पेशली आपको क्रायोस्टैट के बारे में पता होना चाहिए और इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। होपफुली आपको ये वाली चीज जो है वो अच्छे से दिमाग में बैठ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब इस न्यूज की बात करें तो देखिए, हमने ऑलरेडी कई बार हवाला के बारे में डिस्कस किया हुआ है, शेल कंपनीज क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, FATF के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर जो है वो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स ऑलरेडी दे चुके होंगे, सही आंसर, क्योंकि हम इसके बारे में सब कुछ पढ़ ही चुके हैं। और जीएस पेपर 3 के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका हवाला, शेल कंपनीज, FATF, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, है ना। तो हवाला नेटवर्क जो होता है, क्या उसमें पैसे को फिजिकली मूव नहीं कराया जाता है, पैसा क्या उसमें भौतिक रूप से नहीं ले जाया जाता है, यानी कि पेटी में भर दिया पैसा और लेकर जा रहे हैं, क्या ऐसा नहीं होता क्या हवाला के अंदर? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड स्टेटमेंट, शेल कंपनी जो होती हैं क्या वो ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि समुद्र में जो सी शेल्स होती है ना, सीप वगैरह जो होती है, सीप, तो सीप बेचकर मुनाफा कमाती है क्या? प्रॉफिट इन शेल कंपनीज कैसे होता है क्या? सीप बेचकर। और FATF की बात करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो क्या ये यूनाइटेड नेशन का एक इनिशिएटिव है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करने के पर्पस के लिए हम लोग को देखने को मिलता है? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सिर्फ वन ओनली होगा। हवाला में पैसों का लेन देन जो है वो फिजिकली नहीं होता है, राइट। पैसों का लेन देन, हवाला का नेटवर्क कुछ इस प्रकार का है। जब आप आगे चल के IPS वगैरह बनोगे तो आपको पूरी चीज ब्रीफ की जाएगी डिटेल में। हवाला की इवन एजेंट्स की भी आपको लूपिंग जो है वो दी जाती है कि ये यहाँ पर एजेंट्स होते हैं और ये एजेंट्स है पॉपुलर एजेंट्स हवाला के, तो उनको आपको ट्रैक करना होता है, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस होता है काले पैसे का। अब काला पैसा जो होता है वो काले पैसे को कार में रखकर एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं ले जाया जाता, या पेटी में बंद करके नहीं ले जाया जाता। काला पैसा सिर्फ फोन पे चलता है। कैसे फोन पे चलता है? जैसे कि इंडिया की बात करें और मान लेते हैं दूसरी कोई कंट्री जैसे USA, ठीक है, इंडिया और USA की यहाँ पर बात हो रही है। अब इंडिया से काला पैसा जो है वो एक पॉलिटिशियन जो है वो भिजवा रहा है USA में, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिया के अंदर ये पॉलिटिशियन जो है वो हवाला के एजेंट से कनेक्ट करेगा, उसको देगा एक पेटी, जैसे मान के चलते हैं अपन 10 करोड़ रुपए उसको पहुंचाना है USA के अंदर, इसने दी एक पेटी, ये उसको बोलेगा एजेंट कि बताओ कहाँ पहुंचाना है, तो वो बता देगा कैलिफोर्निया में पहुंचा दो। तो वो बोलेगा कि कैलिफोर्निया में अपने बंदे को जो है वो यहाँ पर इस स्ट्रीट पे भेजो, ठीक है, यानी कि इस एड्रेस पे भेजो। तो वो जो है उसने भेज दिया होगा, यानी कि सामने बैठा है मंत्री, इसने बोला कि हाँ पहुंच गया हमारा आदमी। ये बोलेगा कि आपके आदमी की पहचान बताओ, तो पहचान बताई, फोटो वोटो बता दी। ये क्या करेगा, सिर्फ फोन करेगा अपने हवाला के एजेंट को और एक फोन की डील में जो है वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ये पैसे फिजिकली नहीं होते, ये फोन की डील में ट्रांसफर होते हैं। आपको पता होगा, आपने इसके बारे में अगर जानकारी होगी आपको थोड़ी बहुत भी, तो आपको ये बेसिक चीज है हवाला के बारे में, ये तो आपको पता ही होगी। सिर्फ फोन पे होता है, पर्ची सिस्टम होता है पूरा। जैसे कि यहाँ से पैसा यहाँ चला गया, तो इंडिया के एजेंट्स जो होंगे वो इनको जो है वो अब बाद में लौटाना होगा। तो जब भी कभी इन फ्यूचर USA का पैसा जो होगा, जब इंडिया आएगा, ठीक है, USA का पैसा जो कभी भी, तो USA के एजेंट को जो है वो इनको कॉल करना है और इनके जो खाते का जो अमाउंट होगा उसमें से पैसा जो है वो कम हो जाएगा और इनका पैसा जो है वो बढ़ जाएगा या फिर न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे लेन देन हो गई इनकी कैंसिल, यानी कि 10 करोड़ गए थे, 10 करोड़ वापस आ गए। और इसमें मुनाफा भी होता है, कुछ प्रॉफिट परसेंटेज भी होता है, दोनों का ही होता है इक्वलेंटली, क्योंकि दोनों ही जो है वो आपस में मुनाफा शेयर करते हैं। और बहुत बड़ा नेटवर्क है यार इसका, बहुत बड़ा, और बहुत लोग इस नेटवर्क में इन्वॉल्व है, और इससे
जो है वो इसको जो है वो सॉल्व करना भी काफ़ी मुश्किल है एजेंसीज के लिए। काफ़ी कोशिश भी की जाती है बट फिर भी बड़ी दिक्कतें जो है वो एजेंसी को आती है। अरे यार अभी पता नहीं क्यों गड़बड़ कर गया, ये ठीक हो गया। तो देखो, तो ये चीज़ है हवाला के बारे में। तो अपन ने क्या समझ लिया, हवाला का पैसा जो है वो फिजिकली मूव नहीं होता है। शेल कंपनीज की बात करें तो शेल कंपनीज वो फेक कंपनीज होती हैं ऑन पेपर। ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो सीप वगैरह जो है वो बेचकर पैसे कमा रही है। ऑन पेपर कंपनीज होती हैं, सिर्फ पेपर पर होती हैं, पेपर पर उसका बिजनेस जो है वो दिखाया जाता है और काले पैसे को यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में किया जाता है। जैसे कि ये दो कंट्री है, अब यूएसए से पैसा मंगवाना है, ये ब्लैक मनी ही मंगाना है, तो इन लोग क्या करते हैं, यूएसए के अंदर से जो पैसा जो भिजवाया जाता है यहाँ पर, वो शेल कंपनीज के थ्रू भिजवाया जा सकता है या दूसरे किसी भी कंट्री के अंदर से। यानी कि सिर्फ कागज पर कंपनी होगी, वहां पर कोई काम नहीं चल रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। जो पैसा जो इनकम जो शो की जाती है वो ब्लैक मनी ही शो की जाती है, जो हवाला के थ्रू ट्रांसफर होती है उसको ब्लैक मनी से। अब जैसे एक मंत्री है, मंत्री ने हवाला के थ्रू यूएसए में पैसे भेजे, अब उसको जो है वो यहाँ पर वापस जो है वो पैसे इंडिया में वापस लेकर आना है, तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर वो वहाँ पर पैसे तो चला गया, ब्लैक मनी चला गया, ब्लैक मनी यूएसए में मिल गया। अब यूएसए की कंपनी से बैंक ट्रांसफर करेगा वो और यहाँ पर इंडिया भेज देगा और बताएगा कि ये फलाना हमारी वो कंपनी है, उसने प्रॉफिट बना लिया। बट जब एक्चुअल जो चेकिंग होती है कि कंपनी है कि नहीं है, तो कोई बिल्डिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ पेपर पर कंपनी होती है। तो ये इस प्रकार की चीजें, इसको अपन शेल कंपनीज बोलते हैं। एफएटीएफ के बारे में ना जाने अपन कितनी बार पढ़ चुके हैं, तो एफएटीएफ जो है, तो ये वाला तो गलत हो गया अपना, पहला वाला सही था बिल्कुल। ये एफएटीएफ की बात करें तो एफएटीएफ जो है आप जानते हैं G7 का इनिशिएटिव है, ग्रुप ऑफ 7 नेशंस का इनिशिएटिव है, ना कि यूनाइटेड नेशन का, और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ही ये काम करता है। पाकिस्तान को लेकर एफएटीएफ बहुत बार जो है वो हम लोग को न्यूज़ में देखने को मिला है। पाकिस्तान के ऊपर इसने जो है वो सैंक्शंस वगैरह भी इंपोज करने की बात कर दी है। पाकिस्तान को अभी एट प्रेजेंट इसने ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। इसकी 3 लिस्ट हम लोग को देखने को मिलती है, ग्रे लिस्ट, डार्क ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो उसके बारे में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि केरला गोल्ड स्मगलिंग का एक केस जो है वो सामने आया है। तो मैंने आपको कहा भी था कि मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, कुछ अच्छा उससे रिलेटेड अगर आर्टिकल मुझे मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा। बट ऐसी कुछ जो है वो न्यूज़ एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इसमें इस केस में नहीं है। ये केस जो है वो आप चाहें तो ये 2 वेबसाइट आपके लिए यहाँ पर दी हुई हैं, आप चाहें तो आप इस वेबसाइट के थ्रू जो है वो जाकर पढ़ सकते हैं इस केस के बारे में। इंग्लिश में ऊपर वाली वेबसाइट इंग्लिश वाली है और नीचे वाली वेबसाइट हिंदी वाली है कुछ नहीं। इस केस के अंदर एक आईएएस ऑफिसर इन्वॉल्व है, काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं इस केस के अंदर। इन्होंने दुबई से जो है वो 30 किलो सोना इंडिया में मंगवाया था, 15 से 30 किलो कुछ सोना था, इंडिया बुलवाया था और इंडिया में इसकी मतलब कुछ लीड मिली। यानी कि आपको पता होगा जब आप आईएएस ऑफिसर आईपीएस बनोगे तो आपके नेटवर्क्स होंगे जो कि आपको खबर जो है वो प्रोवाइड करा देंगे, राइट। जैसे कि वो होते हैं ना मुखबिर टाइप के लोग, तो वैसे ही कुछ मुखबिर के थ्रू जो है वो कुछ खबर मिली, तो तुरंत जो है वो छापा पड़ा और छापा पड़ने के बाद जो आया था सामान, और सामान जो आया था वो डिप्लोमेटिक उससे आया था। यानी कि देखिए जैसे कि अगर आप कस्टम डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपको पता होगा कि कस्टम डिपार्टमेंट में डिप्लोमेटिक जो गुड्स होते हैं, यानी कि जो सरकार जो है वो सामान मंगा रही है तो उसकी कुछ चेकिंग नहीं होती एज सच इतनी डिटेलिंग में, और होती भी है तो उनके एजेंट्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा डिटेलिंग में चेकिंग नहीं करते। और बाकी जो सिटीजन है, कॉमन सिटीजन आ रहे हैं तो उसको तो बिल्कुल छान लेते हैं, छन्नी रख के उसको छान देते हैं कि कहीं उसमें से कुछ निकलेगा तो नहीं। बट बाकी ऐसे सरकारी जो सामान वगैरह आते हैं हम लोग को देखने को मिलता है, कंसाइनमेंट वगैरह आता है तो उसकी कोई ऐसे सच चेकिंग नहीं होती। तो ऐसे ही हुआ, सरकारी कंसाइनमेंट के तौर पर ये आया और इसमें पकड़ा गया कि सोना जो है वो निकला और इलीगल तरीके से दुबई से यहाँ पर इंडिया में लाया गया था। तो ऐसा कुछ है केस। बाकी इतना डिटेल में आपको केस स्टडी करनी है अभी के लिए आवश्यकता नहीं है, अभी बाई चांस अगर आगे चल के, क्योंकि अभी भी इसमें काफ़ी सारे लोग जो है वो कंटिन्यूसली पकड़ा ही जा रहे हैं, बट फिर भी आगे चल के अगर कुछ आता है अच्छा एक आर्टिकल तो मैं आपको लेक्चर्स के दौरान प्रोवाइड करा दूंगा। क्योंकि अगस्त में मैंने आपको कहा था इस महीने में कि मैं आपको जो है वो कुछ दिनों बाद ये वाला टॉपिक जो है वो केरला गोल्ड स्मगलिंग का प्रोवाइड कराऊंगा, बट ऐसे आया नहीं था इसमें कुछ और। चलो एनीवेज आगे की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन में बताना है कि जो कैबिनेट जो अपॉइंटमेंट कमेटी जो हम लोग को कैबिनेट की देखने को मिलती है तो उनके हेड कौन होता है, कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी के हेड, ये आपको बताना है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट, इसको वो कर लीजिएगा, प्रेसिडेंट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ कैबिनेट, स्पीकर ऑफ लोकसभा। जल्दी बताओ क्या होगा इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द करेक्ट आंसर। प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं अपॉइंटमेंट कमिटीज के, और कैबिनेट की जितनी भी टोटल कमिटी आपको दिखाई देंगी, सिर्फ कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर और कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन, इन दो को छोड़कर जितनी भी कमिटीज कैबिनेट की होती हैं सभी के जो हेड होते हैं, चेयरपर्सन जो होते हैं, वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ये चीज बेसिक चीज जो है वो आप लोग को पता होनी चाहिए। और ये टॉपिक इसलिए न्यूज में आया था अपॉइंटमेंट कमेटी का कैबिनेट की, क्योंकि अश्विनी भाटिया इनको अपॉइंट किया गया है एज अ एसबीआई के एमडी के तौर पर। तो ये अपॉइंट हुए हैं और ये अपॉइंटमेंट किया है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा, जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की गई थी, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ जो है वो आप लोग के काम की अपॉइंटमेंट्स कमेटी, और इनके बारे में एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि स्टेट सिविल सर्विसेज में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं
ठीक है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। और यूपीएससी परस्पेक्टिव से कमिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाली डिटेल जो मैंने आपको यहाँ पर दी, हालांकि आपने अगर पढ़ लिया हो अभी अच्छे से पॉलिटी तो उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। अब देखो यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की बात हो रही है। तो कभी कभी ऐसे डेवलपर्स वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, कंप्यूटर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो अक्सर सिविल सर्विसेज में भी आ जाते हैं, स्पेशली स्टेट सिविल सर्विस में। बट यूपीएससी भी पूछ सकती है इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान देना। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या है? ये सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस हम लोग को देखने को मिलता है जो कि कंट्रोल प्रोवाइड कराता है किसको? ये एक एप्लीकेशन को दूसरी के साथ कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन पर्पस के लिए। अब ये है क्या, इसको आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि ये आपकी एप्लीकेशन है, ये मेरी एप्लीकेशन है। अब मैं अपनी एप्लीकेशन पर जो भी चीज डाल रहा हूं वो मेरे जो है वो व्यूअर्स को दिखेगी। आप अपनी एप्लीकेशन में जो भी चीज इंस्टॉल कर रहे हैं वो आपके व्यूअर्स को मिलेगी। बट यहां पर क्या होता है, कुछ फीचर जो होते हैं वो आपस में शेयर कर सकते हैं अगर अलाउ किया जाता है एक एप्लीकेशन के द्वारा दूसरे एप्लीकेशन को। और आसान भाषा में समझाता हूँ, आप ये मेरा लेक्चर जो देख रहे हो वो यूट्यूब पे देख रहे हो। मैं यूट्यूब पे पूरी चीज जो है वो अपलोड करता हूँ। आप तो अपलोड नहीं कर सकते मेरे चैनल पर, इस चैनल पे कोई भी चीज है कि नहीं। मैं ही, मेरे पास ही पूरा एक्सेस है पूरी चीजों को अपलोड करने का। अब आप देखिए यहां पर एक चीज समझना, अगर मैं आपको मैनेजर राइट्स दे दूं, यानी कि अगर मैं किसी व्यक्ति को अगर मैनेजर राइट्स दे दूं कि मेरे बिहाफ में जो है वो अपलोड कर सकते हैं डेटा, तो मैंने क्या किया, मैंने उनके साथ जो है वो कुछ शेयर किया, कुछ कंट्रोल जो है वो मैंने शेयर किए। तो ये क्या करता है, कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड कराता है एक एप्लीकेशन का कम्युनिकेट के लिए और इंटरेक्शन के लिए दूसरी एप्लीकेशन को, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की कंट्रोलिंग पावर देखने को मिलती है। और अभी क्या हुआ है, आरोग्य सेतु के अंदर एक नया फीचर जो है वो सामने नजर आया है जिसको ओपन एपीआई सर्विस कहा जा रहा है, ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस सर्विस। इसमें क्या है, आरोग्य सेतु के कुछ फीचर जो है वो ओपन हो जाएंगे दूसरे डेवलपर्स के लिए। कैसे, किस टाइप के लिए? तो ये कंपनीज के लिए किया जा रहा है। बेसिकली कंपनीज के अंदर होते हैं काफी सारे एम्प्लॉइज, और आपको पता होगा कि कंपनी भी अपने एम्प्लॉइज को जो है वो ट्रैक भी करती है कई बार, राइट, कि उनके एम्प्लॉय जो है वो विजिट पे जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनके एम्प्लॉइज, राइट। दूसरी बात, एक कंपनी जो है उसमें कई बार आपने देखा होगा एप्लीकेशंस जो होती हैं काफी सारी, या उनके खुद के एम्प्लॉयज की भी के लिए भी होती हैं, कि पूरा जो डेटा होता है कंपनी का ऑपरेट करने का पूरी चीज तो वो एप्लीकेशन के थ्रू होता है। तो काफी सारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपनी कंपनी की खुद की एप्लीकेशन अपने पास इंस्टॉल करके रखते हैं, राइट। और उनका पूरा भी जो भी काम जो होता है उसकी जानकारी उनकी एप्लीकेशन पर मिलती रहती है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको मौका दिया जा रहा है कि वो आरोग्य सेतु की ओपन एपीआई सर्विस का उपयोग करते हुए अपने एम्प्लॉयज जो हैं उनका पता लगा सकते हैं कि उनके एम्प्लॉय जो है वो कहीं कोरोना वायरस संक्रमित तो नहीं हो गए, या फिर ऐसे जोन पर तो नहीं है जो कि कोरोना वायरस संक्रमित जोन है, राइट। तो जिससे कि यहाँ पर जो कंपनी के अंदर जो रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय है उनको परेशानी ना हो। तो ये बेसिकली ट्रैक करने के पर्पज के लिए अपने एम्प्लॉयज को कि उनको कोरोना वायरस हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि अगर उनको हो गया तो कंपनी अलर्ट हो जाएगी, कंपनी अलर्ट हो जाएगी तो उस एम्प्लॉय जिसको भी हुआ होगा तो उसको कंपनी के प्रेमाइसेस में एंटर करने नहीं देगी, क्योंकि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो उसको पता लग जाएगा कंपनी को, राइट। कंपनी की जो मेन इंटरफेस है उसके अंदर जो है वो पूरी डिटेलिंग जो है वो आ जाएगी, राइट। दूसरी बात ये भी है, जैसे कंपनी के खुद के एप्लीकेशन जो होती हैं उनमें आरोग्य सेतु के फीचर ऐड कर दिए जाएंगे, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति ने अगर आरोग्य सेतु को भी नहीं इंस्टॉल किया होगा तो भी वो आरोग्य सेतु वाली सर्विस जो है वो अवेल कर सकेंगे। ये फायदा हो जाएगा। तो ये इस पर्पस के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इस एप्लीकेशन का बेनिफिट उठाए, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है वो मैक्सिमम लोगों के फोन्स पे इंस्टॉल्ड हो, क्योंकि जब इंस्टॉल्ड होगी, ब्लूटूथ ऑन होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो हर एक व्यक्ति को जो है वो अलर्ट कर देगी कि उनके आसपास कोई कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति तो नहीं है ना। ये चीज आपने देखी भी होगी आरोग्य सेतु में, इस पर हमने पढ़ा भी है। तो इसको लेकर थोड़ा सा ये टॉपिक था इस प्रकार का। और ऐसे जो कंप्यूटर के, मोबाइल एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के ऐसे टॉपिक्स भी कई बार सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं, राइट। और आरोग्य सेतु ऐप जो है वो किसके द्वारा डेवलप की गई है? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स, एनआईसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, तो उसके द्वारा की गई है। तो ये तीनों की तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जल जीवन मिशन से रिलेटेड है, तो इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर तो आप फटाक से दे ही देंगे। चारों के चारों ऑप्शन बताइए क्या होगा इसका करेक्ट। तो ये स्कीम जो है वो किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम ये है कि सेफ और एडिक्वेट, सेफ और पर्याप्त पीने का पानी जो है वो सभी घरों में मिलना चाहिए शहरी एरिया के, इंडिया के अंदर। तो शहरी एरिया नहीं, रूरल एरियाज, राइट। अर्बन एरिया नहीं, रूरल एरिया, ग्रामीण इलाकों में के सभी जितने भी हाउस होल्ड है सभी को जो है ये पीने का पानी मिलना चाहिए। टैप ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि टैप के थ्रू जो है जो नल जो होता है ना, तो नल जो है वो सभी घरों में लगाना है। तो ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है। वो रूरल एरियाज का यहाँ पर हम लोग को मेन एम इसका देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है, ये अर्बन नहीं है, रूरल है। तो ये सेकंड जो हो गया वो गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया, तो ये गलत हो गया।
ये गलत हो गया, तो दो ही ऑप्शन आपके पास बचते हैं, बी और डी। तो ऐसे एलिमिनेशन वाला भी टेक्निक यूज किया करो कई बार, राइट। अरुणाचल प्रदेश जो है गाइस, तो अरुणाचल प्रदेश ने अभी क्या टारगेट किया है कि 2023 तक ये अरुणाचल प्रदेश के हर एक घरों में टैप वाटर जो है वो, टैप वाटर कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करा देंगे। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसी को लेकर ये टॉपिक जो है वो हम लोग को न्यूज में देखने को मिला था, जल जीवन मिशन का। और जल जीवन मिशन का एग्जैक्ट जो टारगेट है वो 2024 का हम लोग को देखने को मिलता है, 2024 का। और इन्होंने, अरुणाचल प्रदेश ने 2023 का टारगेट जो है वो रखा है, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है वो आप लोग को इसके बारे में पता होनी चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है 1, 3 एंड 4 है। वन करेक्ट है, सेकंड मैंने आपको बता दिया गलत था, और 3 और 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। देखिए, स्लेव रूट प्रोजेक्ट जो है ये एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक का, जिसको 1994 में लॉन्च किया था। क्या ये वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है? नहीं, ये यूनेस्को का इनिशिएटिव है। और इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड, जो स्लेवरी जो हुआ करती थी, स्लेव के जो ट्रेड हुआ करते थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में स्लेव्स को भेजा जाता था। तो आपने इसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो है वो पढ़ा होगा इस चीज के बारे में। जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने तभी भी इसको जो है वो देखा होगा, इस एरिया को, स्लेव ट्रेड वाले, है ना। तो स्लेव ट्रेड जो है और उसका जो एबॉलिशन हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो उसको जो है वो याद करते हुए ये दिन जो है वो 23 अगस्त को अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन। और ये किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को के द्वारा, ना कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये गलत है, यूनेस्को के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्लेव रूट प्रोजेक्ट जो है वो यूनेस्को का है, ये इनिशिएटिव, और 1994 में लॉन्च हुआ था। इस दिन जो भी स्लेव ट्रेड हुआ करते थे तो उसको याद किया जाता था कि एबॉलिशन जो किया उसको याद किया गया, और प्रमोट किया जाता है कि कहीं पर भी स्लेवरी जो है वो ना हो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नौखाई जोहर, तो इसके बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो इसके बारे में आपको पता होगा। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के तौर पर ये हम लोग को देखने को मिलता है। तो कहां पर, किस स्टेट में ये सेलिब्रेट किया जाता है? फटाफट इसका आंसर बताइए, कौन सी स्टेट है? तो गाइस ये ओडिशा और छत्तीसगढ़, 1 और 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में ये हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो, ये एक एजेंसी है किस ऑर्गेनाइजेशन की? यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूनेस्को। ये वाला क्वेश्चन जो है वो पहले सिविल सर्विसेज में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। वीपो से रिलेटेड, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो यूनाइटेड नेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड नेशन की ये एक एजेंसी है। एंड गाइस, ये वीपो का टॉपिक न्यूज में इसलिए था क्योंकि एक रीसेंट डेटा इसने पब्लिश किया, ये जेनेवा में है। ये वाली चीज भी आप याद रखना, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में हम लोग को देखने को मिलता है वीपो का। तो इसने बताया कि इंडिया के अंदर बहुत ही कम लोग ग्लोबल पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं, यानी कि इंडिया की तरफ से ग्लोबल पेटेंट एप्लीकेशन जो है वो बहुत कम हम लोग को देखने को मिलता है। और जीएस पेपर 3 के अंदर आप पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, या पढ़ेंगे, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, और भी काफी कुछ चीज, कॉपीराइट्स हो गए। तो ये सब चीजें आपको जो है वो पढ़ना है, राइट। ये आपके इसमें टॉपिक में है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ ये सब चीजें क्यों होती हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं, ये एक इंसान की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, कि सामने वाला जो है वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चुराए ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मेरे भाई का एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा भाई एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है, उसकी कंपनी का नाम जो है वो एपिक सेंसेशन है। तो जैसे ही उसकी कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, सबसे पहले हम लोगों ने काम करवाया था उसकी, उसका जो नाम है, जो यूनिक स्टेज नेम है उसका, उसको रजिस्टर कराना, उसका ट्रेडमार्क ले लेना, जिससे कि उसका नाम कोई और यूज ना कर पाए। और अगर कोई और यूज करता है तो इसके पास पूरे राइट्स हैं, वो सामने वाले व्यक्ति जो भी यूज कर रहा है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करवा सकता है, और अच्छा खासा कंपनसेशन जो है वो ले सकता है, कि सामने वाले व्यक्ति ने इसका नाम जो है वो लीगल तरीके से यूज किया। बट वो कब होगा ये पूरी प्रोसेस, कब अगर मेरे भाई ने अगर इस नाम को, एपिक सेंसेशन को अगर सिक्योर नहीं किया होता, रजिस्टर्ड नहीं किया होता, ट्रेडमार्क इसका हासिल नहीं किया होता, तो सामने वाला कोई भी इसका नाम ले लेता, यूज कर लेता, राइट। जैसे कि आज मैं हूं, मेरा जो करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है, ये चैनल है का नाम है, ये कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है, इसके ऊपर मैं कोई क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अभी तक इसका ट्रेडमार्क नहीं कराया। बट मैंने अपने बिजनेस को रजिस्टर कर दिया, क्योंकि काफी सारे लोग अपनी कंट्री के अंदर आज की डेट में यही चीज चल रही है, पता है, कि फाइलिंग्स की ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, जैसे ही कोई अपना बिजनेस स्टैब्लिश करें या कुछ भी अगर करें नया, तो उसका जो है वो रजिस्ट्रेशन कराएं। बट हमारी कंट्री के अंदर रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। जैसे कि मैं चाहता तो मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराता, कोई फर्क पड़ता नहीं, राइट, और ना कोई जो है वो डिपार्टमेंट आके मुझसे इंक्वायरी करता। बट द प्रॉब्लम इज कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, मैंने सबसे पहले यही काम किया कि जैसे ही मैंने ये वाला चैनल जब शुरू किया था, उसके कुछ समय बाद जो है वो, मतलब विद इन अ वीक जो है वो मैंने रजिस्ट्रेशन अपना करा लिया, और मेरे पास जो है वो आज की डेट में करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा का बिजनेस करने का रजिस्ट्रेशन है। और इंडिया के अंदर आज की डेट में इसी चीज को ही जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, कि लोग जो है वो अपने एंटिटी जो है, कंपनी जो है, बिजनेस जो है उसको रजिस्टर कराएं, इनफॉर्मल से फॉर्मल बिजनेस जो है वो चूज करें, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में जो है वो आए, राइट। तो ये सब चीजें अपन ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, सरकार के जो प्लान्स आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रहा है उसके अंदर, तो उसी का ही एक हिस्सा आज की डेट में इन सब चीजों को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया जो है वो इन सब मामले में काफी पीछे है।
जैसे कि इंडिया के अंदर इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा है, बट हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि ग्लोबल पेटेंट एप्लीकेशन जो है वो 1% से भी कम जो है वो बताई जा रही है। तो ये इन सब को भी दायरे में लेकर आना है, यानी कि एप्लीकेशन को, रजिस्ट्रेशन को, क्योंकि इनोवेशन अगर कर लिया आपने, इनोवेशन किया, उसको रजिस्टर नहीं किया, तो उसका आपका जो इनोवेशन है वो कोई भी चुरा सकता है। तो इसीलिए ये सब, इन सब चीजों के बारे में, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के बारे में लोगों को अवेयर करना भी सरकार का आज की डेट का मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। अर्थ ओवरशूट डे, तो ये किस पर्पस के लिए ऑब्जर्व किया जाता है ये दिवस? तो ह्यूमन की जो डिमांड हम लोग को अर्थ से मिलने देखने को मिलती है, इजी सेंस में मैं आपको समझाऊं तो धरती है, धरती से वेरियस रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमंस को प्राप्त होते हैं अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि अगर धरती नहीं होती, धरती नहीं होती तो लोगों को अनाज नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता। अगर धरती नहीं होती तो लोगों को पेट्रोलियम नहीं मिलता, पावर नहीं मिलती, एनर्जी लोग जनरेट नहीं कर पाते, है ना। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो धरती के जो रिसोर्सेज हैं उसको ये जो है वो बताता है। अर्थ ओवरशूट डे के अंदर ये चीज ऑब्जर्व की जाती है कि ह्यूमन किस प्रकार से अपनी डिमांड को जो है वो ओवरकम कर पा रहा है धरती के रिसोर्सेज का उपयोग करते हुए। तो धरती के पास कितनी कैपेसिटी है, कितने रिसोर्सेज हैं, यानी कि धरती के पास ये मान के चलो ये रिसोर्सेज हैं, और ह्यूमन क्या कर रहा है आज की डेट में इस प्रकार का हो गया। बट ह्यूमन को जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इसके अंदर सीमित होना चाहिए। आज की डेट में हम लोग धरती के रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, राइट, जिससे कि कल को जो है वो कुछ बचेगा नहीं। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि सस्टेनेबल तरीके से चीजों को हम लोग को यूज करना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन को भी लाभ मिल सके इक्वली। तो वही चीज है। तो अर्थ ओवरशूट डे में इन्हीं सब चीजों को जो है वो एनालाइज किया जाता है, मेजर किया जाता है, और ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क जो है वो इसके पीछे हम लोग को देखने को मिलता है। ये पूरी चीज को कैलकुलेट करने के पीछे कि जो भी डिमांड है और जो भी सप्लाई है नेचुरल रिसोर्सेज की और इकोलॉजिकल सर्विसेज की, तो उसको ये पूरा जो है वो कैलकुलेट करते हैं और उसका डेटा देते हैं। और अर्थ ओवरशूट डे जो है वो अभी रिसेंटली 22 अगस्त को जो है वो ऑब्जर्व किया गया था ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा। तो ये तीन चीज आप लोग को इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1, 2 एंड 3 ओनली। एंड ये जो था 11 क्वेश्चन था, और 11वां क्वेश्चन अपने लिए लास्ट था, बट अभी आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना है। कैबिनेट कमिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टैटिक पोर्शन का, जिसको पढ़िएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, ये आपको पढ़ना है। वाइल्ड फायर्स के क्या रीजन है, तो कई बार हम लोगों ने वाइल्ड फायर्स को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। टेम्परेचर जो आज की डेट में क्लाइमेट चेंज के चलते इंक्रीज हो रहा है, उसके कारण वाइल्ड फायर्स हो रही है, राइट। और भी इसके पीछे काफी सारे कारण है, जैसे लाइटनिंग, बिजली गिरना, बिजली कारण गिरने के कारण भी जो फॉरेस्ट है उसमें आग लग जाती है, राइट। वाइल्ड फायर जो हम लोग को देखने को मिलता है। तीसरी चीज ह्यूमन के कारण भी, कि ह्यूमन जो अपना एक्सपेंशन किए जा रहा है और ह्यूमन जो जिस प्रकार से फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ह्यूमन की कोई भी एक्सीडेंटल चीजों के कारण, और हालांकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो भी ह्यूमन का ही एक कारण ही है। ह्यूमन से ही आप उसको भी एसोसिएट कर सकते हो क्लाइमेट चेंज को, क्योंकि ह्यूमन ही इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। जो पॉल्यूटेंट जो आज की डेट में कार्बन डाइऑक्साइड का ह्यूमन ने एमिट किया हुआ एनवायरमेंट में, जिसके कारण से टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो वो उसके पीछे का कारण है। बट फिर भी आप इस प्रकार से अपने पॉइंट जो है वो मेंशन करेंगे, तो आपको पूरे रीजन जो है वो वाइल्ड फायर के पता होने चाहिए। अभी वाइल्ड फायर न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि कैलिफोर्निया में हम लोग को वाइल्ड फायर जो है वो देखने को मिला था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, तो इसलिए ये टॉपिक जो था वो न्यूज में हम लोग को देखने को मिला था। इसमें काफी जान गई हैं बताया गया है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो जानवर वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनका जीवन जो होता है वो जंगल में ही होता है, और वो खतरे में हो जाता है जब भी इस प्रकार का इवेंट होता है। और पिछले साल में हम लोग को ऐसे कई सारे इवेंट जो है वो देखने को मिले हैं, तो इसलिए आपको इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके चलना है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, ठीक है। FATF कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को, तो इसको एक बार आप रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा इसके बारे में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसी महीने में हम लोग जो है वो उसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस। अगर आप नए आए हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स देखिएगा, आपको ये पूरा मिल जाएगा। हालांकि ये पूरी चीज अपन ने कवर की हुई है, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, इसको भी काफी पहले कवर किया हुआ था, अभी नहीं किया, बट ये स्टैटिक पोर्शन का टॉपिक है, तो इसको आप NCERT से कवर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसलिए न्यूज में आई थी क्योंकि अभी कर्नाटका जो है ये पहली स्टेट बताई जा रही है जो कि न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंप्लीमेंट करेगी, लागू करेगी कर्नाटका के अंदर। GST के बारे में आप पढ़िएगा डिटेल में। अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो भी बिजनेस जिनका एनुअल टर्नओवर 40 लाख तक का होता है तो उनको GST भरना नहीं होगा। इससे पहले जो ये लिमिट जो थी, थ्रेशोल्ड लिमिट, वो 20 लाख रुपए थी, कि जिनका भी टर्नओवर 20 लाख रुपए तक का होता है तो उनको जरूरत नहीं होती है GST पे करने की। बट जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपए तक का है, अब उनको अब GST पे करने की जरूरत नहीं होगी। ये इसलिए किया जा रहा है कि लोग बाग जो है वो अपने रिटर्न शो करें, राइट, क्योंकि आज की डेट में लोगों को इंकरेज किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अपने GST वगैरह फाइल करें, अपने रिटर्न जो है वो दिखाएं, राइट, ऑन रिकॉर्ड पे रखें, और इस प्रकार की चालाकी ना करें, राइट, क्योंकि काफी सारे लोग करें। क्योंकि अभी देखो सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव आप समझने की कोशिश करो, सरकार जो ये थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाती है ना, तो ये डेटा और रिकॉर्ड जो है वो जनरेट करने के लिए बढ़ाती है, जिससे कि लोग जो है वो अपना डेटा जो है वो मतलब करें। जैसे कि आप देखो
किसी की इनकम जो है मान के चलता हूँ मैं 25 लाख हो रही होगी, तो वो कुछ ना कुछ घोटाले करके छुपा रहा होगा, राइट, कि जिससे कि उसको जो है वो ये फाइलिंग जो है वो करनी ना पड़े, इस प्रकार के रिटर्न्स वगैरह जो है वो फाइल ना करने पड़े। बट अगर जैसी सरकार ने 40 लाख किया, तो इसने क्या किया, अपना इसने जो है वो दिखा दिया। देखो, हालांकि जीएसटी जो होता है वो किसको पे करना, किसके ऊपर आता है, कंज्यूमर के ऊपर आता है। अल्टीमेटली जो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होते हैं, तो वो लेवाए किसके ऊपर होते हैं, लागू किसके ऊपर होते हैं, कंज्यूमर के ऊपर हम लोग को देखने को मिलता है। चार्ज तो कंज्यूमर से ही किया जाता है ना गुड्स एंड सर्विसेज का ये टैक्स। बट फिर भी जो आप टैक्स दुकानदार को देते हो, आप अपनी तरह जगह सही होते हो, आपने बिल भी लिए लिया होता है, बट कई बार इन लोग जो होते हैं वो घोटाला कर देते हैं। अभी सरकार का ऑब्जेक्टिव समझना आप, ये वाली एनालिसिस भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सरकार क्या करती है, इस प्रकार की लिमिट्स वगैरह बढ़ाती है वो इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो फाइल करें, कि सरकार के पास एक बार डेटा आए। फिर आगे चल के अगर सरकार इसको कम करती है, लिमिट जो है वो डाउन करती है, तो सरकार के पास एटलीस्ट ये मेजर करने के लिए एक डेटा हो कि पहले किसने दिया था और कम करने के बाद कौन नहीं दे रहा है। तो एग्जैक्टली उन लोग को जो है वो एक बार उन लोग के पास जाकर छापा लगाए। जैसे देखो, आपको पता होगा कि हर कहीं छापा जो है वो डिपार्टमेंट्स का पड़ता नहीं है, वो स्पेसिफिक लोगों के ऊपर पड़ता है, जिससे कि डिपार्टमेंट को जो है वो वेरियस लीड्स मिल रही होती हैं, वेरियस पता लग रहा होता है। और कई बार ऐसे डेटा के थ्रू भी जो है वो पता लग जाता है कि यार ये पहले ऐसा हो रहा था इनका ऑपरेशन और अब एकदम से चेंज हो गया है, थोड़ी पॉलिसी चेंज हुई है उसके कारण, तो आप जाके एक बार वहां पर रूटीन जो है वो मार के आओ, यानी कि देख कर आओ। जब आप बढ़ोगे आगे चल के ऑफिसर वगैरह वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो आपको भी मौका मिलेगा ये सब करने का, राइट। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब आप बनोगे, तब उस समय जो है वो बहुत ऐसे छापे वगैरह मारने का आपको मौका मिलेगा। देखो, इस न्यूज की बात करें तो देखो, ये क्वेश्चन बन सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिस्क प्रोविजन अकाउंट्स कौन से, यानी कि जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोई भी रिस्क होता है पैसों का, मॉनिटरी, तो कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास कुछ अकाउंट्स मेंटेन करती है, जिससे कि वो पैसा निकाल कर, इमरजेंसी सिचुएशन में पैसा निकाल कर, रिस्क वाली जब सिचुएशन आती है उसमें पैसा निकाल कर जो है वो चीजों को मैनेज कर ले, राइट, सिचुएशन को मैनेज कर ले। तो ये कौन से अकाउंट्स हैं? कंटिजेंसी फंड, कंटिजेंसी को याद रखने के लिए इमरजेंसी याद रखना, क्योंकि इमरजेंसी फंड होता है रिस्क वाला फंड, क्योंकि इमरजेंसी कब आती है, जब रिस्क होता है, तो उसके लिए आरबीआई के पास एक कंटिजेंसी फंड है। इसके अलावा करेंसी एंड गोल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट फॉरेन सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट रुपी सिक्योरिटीज। तो ये कुछ चीजें जो है उसके बारे में आप लोग को पता होनी चाहिए। आज की डेट में टोटल जो अमाउंट है इन पर्टिकुलर इसमें अकाउंट्स के अंदर, टोटल अमाउंट 13,88,000 करोड़ रुपीज हम लोग को देखने को मिल रहा है, 13,88,000 करोड़ रुपीज। तो ये जो है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है 13.88 लाख करोड़, ठीक है। तो ये इतना ह्यूज अमाउंट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने यहाँ पर रखा हुआ है। और ये टॉपिक जो है वो कंटिजेंसी फंड का इसलिए न्यूज में आया क्योंकि अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 73,615 करोड़ रुपीज, इतना ह्यूज अमाउंट कंटिजेंसी फंड में ऐड कर दिया, राइट। और आज की डेट में एक लौते कंटिजेंसी फंड के अंदर 2,64,034 करोड़ रुपए हम लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत ह्यूज अमाउंट कंटिजेंसी फंड में। कंटिजेंसी फंड जो है वो आज की डेट में ब्रॉड हम लोग को देखने को मिल रहा है, बड़ा हो गया है, यानी कि अब बड़ा, यानी कि ज्यादा पैसे इसके अंदर ऐड हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, एड ऑन हो गए हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो इसने ऐसा क्यों किया वो चीज आप समझो, ये कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। आज तो देखो, क्वेश्चन तो आपसे जो है वो डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो मतलब कितना पैसा आया, कितना पैसा ट्रांसफर किया, ये सब नहीं आएगा कि क्या वजह थी जिसके कारण से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है ये अपने कंटिजेंसी फंड जो है वो उसको इंक्रीज कर दिया, यानी कि ज्यादा पैसा जो है वो कंटिजेंसी फंड में ऐड कर दिया। उसकी वजह यह है कि पिछले साल की बात करें और अभी रिसेंटली बात करें, पिछले साल 27 अगस्त 2019 को ये न्यूज हम लोग को इकोनॉमिक टाइम्स में देखने को मिली थी, और ये मैंने कवर भी कराया हुआ था उस समय आप लोगों को, कि 1,76,000 करोड़ रुपीज, 1.76 लाख करोड़ रुपीज जो सरप्लस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखा हुआ था, उसको इसने सरकार को ट्रांसफर कर दिया था। और ये इसके किसके रिकमेंडेशन के ऊपर, तो बिमल जलन कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर। तो ये कमेटी का नाम याद रखना, इस कमेटी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि बिमल जलन कमेटी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, बिमल जलान कमेटी। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए इसका। तो इसके तहत इस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर जो आरबीआई के पास जो सरप्लस अमाउंट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो रखा हुआ था, तो वो उसने सरकार को जो है वो ट्रांसफर कर दिया था। और आरबीआई जो है अभी उसने रिसेंटली 57,128 करोड़ रुपीज जो है वो सरकार को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि सरकार को आज की डेट में है पैसों की जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमी में हम लोग को फॉल देखने को मिला, इकोनॉमिक क्राइसिस हम लोग को आज की डेट में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना बहुत ह्यूज सरप्लस अमाउंट जो है वो अभी पिछले 2 सालों में सरकार को ट्रांसफर किया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा है, तो आपको इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। और उसका एक लीगल बैकग्राउंड भी होना चाहिए कि आरबीआई क्यों सरकार को, जब आरबीआई के पास जब ज्यादा पैसा आ जाता है तब क्यों वो सरकार को ट्रांसफर कर देती है, क्योंकि सेक्शन 47 जो आरबीआई एक्ट का है उसमें यही चीज लिखी गई है कि आरबीआई के पास जब प्रॉफिट्स आते हैं, जब सरप्लस यानी कि ज्यादा पैसा जब आरबीआई के अकाउंट्स में रखा रहता है, तो वो सरकार को ये ज्यादा पैसा जो है वो ट्रांसफर कर सकती है, जिससे कि सरकार जो है वो वेरियस उस पैसों का जो है वो अच्छे से वेलफेयर पर्पस के लिए उपयोग में ले सके उस पैसों को।
ठीक है। और इसके अलावा आरबीआई सबसे पहले काम ये करती है कि अपने जितने भी इमरजेंसी फंड्स होते हैं, रिस्क प्रोविजन अकाउंट जो होते हैं, उनके अंदर पहले वो पैसा ऐड कर देती है, जिससे कि उसको इन फ्यूचर जो है वो किसी प्रकार के रिस्क को जो है वो झेलना ना पड़े। नहीं, अगर कोई भी रिस्क आता है, इमरजेंसी आती है, तो उसके पास पूरी व्यवस्था ऑलरेडी हो। तो इसलिए वो पहले अपने अकाउंट्स में पैसे रखेगी, उसके बाद फिर वो सरकार को ट्रांसफर कर देगी। और अभी रिसेंटली इसने ह्यूज अमाउंट जो है वो अपने कंटिजेंसी फंड में इसलिए भी रखा हुआ है क्योंकि इसको पता है आने वाली सिचुएशन जो है वो इमरजेंसी वाली है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, तो इसको भी अपने बैकअप को और बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा, राइट। और जितना भी सरप्लस बचा हुआ है वो इसने फिर सरकार को ट्रांसफर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि एक साल के अंदर अंदर पिछले बहुत पैसा जो है सरप्लस अमाउंट जो है वो आरबीआई ने सरकार को दिया है, राइट। और साथ ही साथ आरबीआई ने सरकार को देने के समय अपने जो रिस्क फंड जो है उसको भी ब्रॉड कर दिया, बड़ा कर दिया, ठीक है। तो इसकी एक अच्छी जानकारी आपको बहुत अच्छे से होना जरूरी था। आगे की चर्चा करें, कुछ एक्स्ट्रा स्टेट सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यूज और सामने आई थी एप्लीकेशन के बारे में। हालांकि ये यूपीएससी के लिए भी थोड़ी सी हेल्पफुल है, बट उतनी ज्यादा नहीं। तो माई ए IAF एप्लीकेशन किसकी एप्लीकेशन है? इंडियन एयरफोर्स की ये एप्लीकेशन है। इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है, ये एस्पिरेंट्स के लिए की हुई है। इसमें करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जॉब की डिटेल्स वगैरह मिलेगी, यानी कि जब भी जॉब्स वगैरह आती हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर, तो इस एप्लीकेशन में जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एप्लीकेशन का नाम माई IAF, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिली। तो ये एक ही टॉपिक था इससे रिलेटेड, और आज पूरे के पूरे टॉपिक्स अभी हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। एंड लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा, एंड अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है। एंड रही बात इस लेक्चर्स के पीडीएफ्स की, तो पूरा स्टडी मटेरियल गाइज आपको पूरे हफ्ते का, यानी कि मंडे टू संडे पूरे वीक का आपको करंट अफेयर्स पूरे महीने तक जो है वो दिया जाता है। और उसकी जो फीस होती है वो काफ़ी नॉमिनल है, सिर्फ 100 रुपीज़ पूरे महीने के लिए आपको लेक्चर्स के पीडीएफ मिलेंगे डेली बेसिस पर। देखो इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि करंट अफेयर्स का पोर्शन आप लोग जानते हैं काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी बड़ा है। तो आप अगर रेगुलरली जो हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो उसमें आपका काफ़ी टाइम जाता है। तो यहाँ पर आपको मात्र 100 रुपीज़ में क्या क्या मिलता है, आपको सिर्फ लेक्चर रेगुलरली देखने हैं, और लेक्चर आपने देखे, आपका कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद आप अपने जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको ये जनरल स्टडीज के कुछ टॉपिक्स दिए एज अ होमवर्क, इनको आप करो, इस पर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो, राइट। क्योंकि करंट अफेयर्स आपका हो चुका है जो मैंने आपको पढ़ाया पूरा लेक्चर्स के दौरान, और उसी में मैं काफ़ी कुछ चीज़ आपके कंसेप्ट ऐसे क्लियर कर देता हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म तक जो है वो याद रहे। फिर आप क्या करो, आपके पास आ जाएगी पीडीएफ, आप रात में सोने से पहले इस पीडीएफ को जो है वो पूरा देख लो। लेक्चर में आप जो देखते हो पूरी चीज़, वो उसकी पीडीएफ आपके पास आ जाती है। मोबाइल पे स्क्रॉल करो और पूरा जो है वो आप एक बार रिवाइज कर लो सोने से पहले। उसके बाद जो है संडे के दिन ये करंट अफेयर्स का ये वाला जो टॉपिक आता है, इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाती है इसी में इंक्लूडेड डेली लेक्चर्स के साथ, राइट। इसके बाद जो संडे वाला जो दिन होता है उस दिन आप क्या करो, एक आपको सिंगल पीडीएफ दी जाती है। इस सिंगल पीडीएफ के अंदर पिछले हफ्ते की जितनी भी न्यूज आई होती है उसका पूरा कंपाइलेशन होता है, यानी कि पूरे जितने भी दिन हमने न्यूज कवर करी है वो एक सिंगल पीडीएफ में आपको दे दी जाती है। जैसे कि आपको अलग अलग पीडीएफ में को ओपन करने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक पीडीएफ ओपन करिए, अपने वीकली रिवीजन कर लिया, तो आपका कितनी बार हर एक टॉपिक रिवाइज हो गया? 2 बार टॉपिक रिवाइज हो गया। ऐसा ही मंथ के एंड में आपको एक सिंगल पीडीएफ दे दी जाती है जिससे कि आप मंथली रिवाइज कर लेते हो। तो आपने एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज किया, तो इसी पैटर्न पे आपको दिया जाता है और इसी पैटर्न पे आपको आपकी तैयारी करवाई जाती है बेसिकली। तो 3 बार आपने एक बार एक न्यूज को कवर कर लिया तो आपकी जो न्यूज है वो टेम्पररी मेमोरी से आपके परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफर हो जाती है, राइट। जिससे कि आप लॉन्ग टर्म तक एक टॉपिक को जो है वो रिटेन कर पाओ और सिलेक्शन जो है वो अपना ले पाओ। और इतना ही नहीं, आपको 100 रुपीज़ के अंदर ही इसी पैकेज में ही आपको प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ भी दी जाती है, यानी कि आपको इंग्लिश हिंदी अलग अलग एक ऐसी मतलब हैंडआउट्स दिया जाता है जिसको आप जाकर प्रिंट आउट करा सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ से आपको एक पीडीएफ दूंगा, आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। पीडीएफ जो होगी वो 100 पेजेस से भी कम में होगी। और क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ये प्रिंट आउट कराना, बस ये ऑप्शनल है आप लोगों के लिए। जो भी स्टूडेंट है जिनको करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ यहाँ पर नोट्स लिखे रहते हैं, जैसे जो चीज़ें लिखी हुई है ना, यहाँ पर कोई फोटोज वगैरह नहीं दिखेगी क्योंकि फोटोज वगैरह में लगाऊंगा तो उसमें पेजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर प्योर आपको जो है वो मिलता है मटेरियल पूरा नोट्स वाला, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है वो अपने पास जो है वो ऑफलाइन में नोट्स रखना पसंद करते हैं, यानी कि उसमें हार्ड कॉपी में, राइट। तो उनके लिए है ये वाली चीज़। तो ये था पूरा ओवरऑल चीज़। तो आप मिनिमम 100 रुपीज़ में इसको जो है वो परचेज कर सकते हैं। परचेज कैसे करना है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है और कमेंट बॉक्स पर भी पिन किया हुआ है, आप वहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। एंड करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा नाम से टेलीग्राम का अपना एक चैनल भी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम कमलाक्ष झा है, मुझे आप फेसबुक पर सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए कल मिलेंगे कल के डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।